नमस्कार। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, ये कहानी है रुद्र और उसकी पत्नी आरती की। रुद्र के घर में आज एक अलग सा गमगीन माहौल बना हुआ था। रुद्र बहुत ज़्यादा उदास था, परेशान था, क्योंकि अभी अभी थोड़ी देर पहले ही वो अपनी माँ का अंतिम संस्कार करके आया था। डॉक्टरों का कहना था कि उसकी माँ की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई थी, लेकिन उनकी उम्र इतनी अभी नहीं हुई थी कि उनको हार्ट अटैक आए। हाँ, परेशानियां तो काफ़ी थी उनकी ज़िंदगी में, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। रुद्र इकलौता बेटा था और उनके पति की आखिरी निशानी, जिनको उन्होंने हमेशा अपने कलेजे से लगाकर संभाला, संजोया और प्यार किया। रुद्र के लिए उसकी माँ ने हर वो चीज़ की थी जो कि एक माँ बाप कर सकते हैं, या शायद उससे बढ़कर। जितना रुद्र की माँ अपने बेटे से प्यार करती थी, बेटा भी उतना ही अपनी माँ पर जान छिड़कता था। लेकिन जिंदगी में कई ऐसे गलत डिसीजंस हम ले लेते हैं जिसके लिए आगे चलकर हमें सिर्फ और सिर्फ पछताना पड़ता है, और उस पछतावे के अलावा हमारे हाथ में उस वक्त कुछ भी नहीं होता। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, ये आपको इस कहानी में आगे समझ में आ जाएगा। रुद्र के लिए उसकी माँ के जाने के बाद जैसे उसकी पूरी दुनिया उजड़ चुकी थी। वो अपनी माँ के बाद अब यही सोच रहा था कि वो अपनी ज़िंदगी किस तरह से काटेगा, किसे अपनी तकलीफ़ बताएगा, और कौन उसके सर पर प्यार से हाथ फेर कर उसकी सारी मुश्किलों को चुटकियों में आसान कर देगा। रुद्र बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहा था। वो आज अकेले ही रहना चाहता था, सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की यादों के साथ। पत्नी आरती को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसको कोई खास फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन फिर भी वो अपने पति के नज़रों में उठने के लिए उनको आकर दिलासा देना, तसल्ली देना, उनके साथ रहकर उनके दुख बांटने की कोशिश करना, ये सारी चीज़ें कर रही थी। लेकिन रुद्र ने आरती को साफ साफ मना कर दिया और कहा, प्लीज़ तुम यहाँ से चली जाओ, आज मुझे अकेला छोड़ दो, मैं आज अकेला ही रहना चाहता हूँ, तुम समझो आरती, प्लीज़। आरती मुंह बनाते हुए वहाँ से दरवाज़ा कस कर पटक कर चली गई। रुद्र अब अकेले एक कमरे में बैठा, कभी रोता और कभी अपनी माँ की प्यारी प्यारी यादों को याद करके मुस्कुराता। उसे बार बार ये एहसास हो रहा था कि कहीं ना कहीं उसकी माँ अभी भी उसके आसपास ही है। रुद्र कोई नौकरी नहीं करता था, क्योंकि उसकी पत्नी उसे नौकरी करने देना नहीं चाहती थी। रुद्र बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, इस वजह से उसे कोई बहुत अच्छी नौकरी नहीं मिलती थी, और उसकी पत्नी का हमेशा यही कहना होता था कि तुम्हारे इन छोटी नौकरियों की वजह से मेरी इंसल्ट होती है, मेरे सारे सर्कल में लोग हंसते हैं मुझ पर, जो कि मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। इससे तो अच्छा तुम घर पर रहो, घर के कामकाज देखो, तुम्हें कहीं भी बाहर जाकर नौकरी करके मेरी नाक कटवाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि उसकी पत्नी एक बहुत बड़ी आईटी कंपनी में मैनेजर के पोजीशन पर थी, जिसका उसे काफ़ी घमंड था कि वो इतने पैसे कमाती है और वो पूरा घर चलाती है, सब कुछ उसी की बदौलत इस घर में है। और रुद्र की माँ का देहांत होने के बाद जो भी क्रियाक्रम जिस तरीके से करने चाहिए थे, वो सब रुद्र नहीं कर पाया, क्योंकि उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, और उसने जब अपनी पत्नी से सारे क्रियाकर्म के लिए पैसे की मांग की,
तो उसने यही कहा, जितना खर्चा हो चुका है उतना ही बहुत है, अपनी ज़बान बंद करके चुपचाप बैठो। बड़ा आए पंडितों को भोज करवाने वाले, मेरे पास इतने फालतू पैसे नहीं पड़े हुए हैं। वो जो भी सही समझती थी सिर्फ वही चीज़ें किया करती थी। रुद्र ना चाहते हुए भी चुपचाप बैठ गया और भगवान के सामने रोने लगा। उनसे यही कहने लगा कि भगवान मुझे इतना मजबूर क्यों बना दिया कि मैं चाह कर भी अपने किसी लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। लगभग 1 महीने बीत जाने के बाद आज रुद्र की पत्नी घर में अकेली ही थी। रुद्र कहीं बाहर गया हुआ था, शायद घर का कुछ सामान खरीदने के लिए। ज़्यादा देर रात भी नहीं हुई थी, लेकिन अचानक पावर कट हो गया और रुद्र की पत्नी को घर में किसी के होने का, किसी के चलने का साफ साफ एहसास होने लगा। वो काफ़ी डर गई और उसने जो भी टॉर्च उसके हाथ में थी उसको चारों तरफ जलाकर घुमाकर चेक करने लगी कि घर में कौन है, क्योंकि उसे साफ साफ पता था कि घर पर उसके और उसके पति के अलावा कोई भी नहीं था। उसके बार बार चेक करने पर भी उसे घर में कोई नहीं दिखा, लेकिन वो जब जिस कमरे में चेक करने के लिए जाती उसे तब एहसास होता कि दूसरे कमरे में कोई है। जब वो भागकर दूसरे कमरे में आती तब उसे लगता कि बाहर के कमरे में कोई है। इस तरह से वो इधर उधर करते करते काफ़ी परेशान होकर थक कर एक जगह बैठ गई। जैसे ही वो कुर्सी पे आकर बैठी उसे तुरंत ऐसा दिखाई दिया साफ साफ कि कोई उसके चेयर के पीछे से एक साया सा निकलकर अंदर के कमरे की तरफ चला गया। अब वो काफ़ी डर चुकी थी, क्योंकि उसने घर में पूरी तरह से चेक कर लिया था लेकिन कोई भी नहीं था। और अब ये साया कहाँ से आया? अंधेरा इतना भी नहीं था कि जो कोई इंसान हो वो साफ साफ दिखाई ना दे। अब वो काफ़ी डर चुकी थी। अब उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो दोबारा अंदर के कमरे में जाकर चेक कर सके। वो चुपचाप उसी कुर्सी पर दुबक कर बैठ गई और अपने पति के आने का इंतज़ार करने लगी। वो अपने पति को फ़ोन करने के लिए जैसे ही उसने फ़ोन उठाया तुरंत उसके फ़ोन की घंटी बजी। कोई अननोन नंबर था जिसको जब उसने उठाया तो अंदर से उसे किसी औरत की आवाज़ सुनाई दे रही थी और वो आवाज़ उसे काफ़ी जानी पहचानी लग रही थी। वो बार बार सिर्फ एक ही बात दोहरा रही थी, अब भी सुधरेगी कि नहीं? सुधर जा वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। और बहुत ज़ोर की भयानक हंसी जो कि फ़ोन के बाहर से निकलकर पूरे कमरे में गूंजने लगी। अंधेरा और एकांत होने के वजह से वो हंसी इतनी बुरी तरीके से पूरे कमरे में गूंज रही थी और इतना डरा रही थी कि ठंड के मौसम में भी अब वो पसीने से तरबतर हो चुकी थी। उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। तब तक अचानक दोबारा फ़ोन की घंटी बजी और डर के मारे फ़ोन उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। जब उसने किसी तरह खुद को संभाल कर फ़ोन उठाया तो देखा कि उसके पति का फ़ोन था। उसने फ़ोन उठाया और फ़ोन उठाते ही काफ़ी घबराते हुए आवाज़ में अपने पति से पूछने लगी, अभी तक तुम्हारा सारा सामान लेकर नहीं हुआ है क्या? जल्दी आओ, मुझे यहाँ डर लग रहा है, लाइट चली गई है, मैं बहुत परेशान हूँ। रुद्र को भी इस तरह से उसकी आवाज़ सुनकर कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो गया है, ये इतना क्यों डर गई है। उसने कहा, बस आखिरी सामान ही ले रहा हूँ, बता दो ये चीज़ नहीं मिल रही है, इसके बदले ये दूसरी चीज़ ले आऊँ क्या? उसने तुरंत कहा, जो मिलता है लो, जो नहीं मिलता है मत लो, आ जाओ, दोबारा चले जाना। तुम कौन सा ज़रूरी मीटिंग में बैठने वाले हो? इतना परेशान मत करो मुझे, मैं जैसा बोल रही हूँ बस वैसा करो अभी के अभी। ये बातें सुनकर रुद्र को कोई खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये तो रोज़ की बातें ही थी।
रुद्र ने कहा ठीक है और फ़ोन काट दिया। थोड़ी देर में रुद्र घर पर आ चुका था। वो जब घर पर आया तो उसने अपनी पत्नी से पूछना शुरू किया, ऐसा क्या हो गया था? क्यों तुम इतना डरा डरा साउंड कर रही थी फ़ोन पर? क्या बात है? लेकिन उसकी पत्नी की अकड़ तो अलग ही सीमा की थी। उसने साफ साफ कहा, सुनो, तुम अपना काम करो और ढंग से अपना काम करो, मेरा दिमाग मत खराब करो। अब रुद्र के घर में आने के बाद उसकी भी हिम्मत बन चुकी थी, इसलिए उसका अकड़, उसका घमंड वापस उसके सर चढ़कर बोल रहा था। ये वो हमेशा से किया करती थी, रुद्र को बेइज्जत करना, रुद्र को गंदी गंदी बातें बोलना, उसके परिवार के नाम की गालियां निकालना। वो जितनी बदतमीज और जितनी घटिया लड़की थी, शायद अगर रुद्र को ये बातें शादी से पहले पता होती तो आज वो रुद्र की पत्नी बिल्कुल नहीं होती। लेकिन उसका रूप शादी के पहले कुछ अलग ही था, और आप ऐसा भी कह सकते हैं कि रुद्र को कभी भी सूरत से कोई लेना देना नहीं था। रुद्र का मतलब तो था लड़की नेचर की अच्छी होनी चाहिए, उसके माँ को संभालने वाली होनी चाहिए। इसलिए उस लड़की को ये बातें पहले से पता थी। उसने रुद्र के सामने खुद को इसी तरीके से प्रस्तुत किया था कि वो एक बहुत ही अच्छी, सुलझी हुई, समझदार और घरेलू लड़की है, जिसको कि परिवार से काफ़ी लगाव और प्यार है। वो इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा मानती है। लेकिन शादी के दूसरे तीसरे दिन से ही उसने अपना रंग दिखाना चालू कर दिया था, और रुद्र उन लड़कों में से नहीं था कि अगर एक बार शादी कर ली तो वो शादी तोड़ दे। उसको उसकी माँ ने भी हमेशा यही शिक्षा दी थी कि बेटा, शादी ज़िंदगी में सिर्फ एक बार करते हैं, और चाहे जो हो जाए कभी भी अपनी पत्नी का साथ मत छोड़ना, उसको कभी भी दुखी मत करना, किसी भी तरह की बुरी चीज़ें उसके साथ मत करना, क्योंकि जब भी ये चीज़ तुम करोगे तो हमेशा एक बात ही अपने मन में लाना कि अगर यही चीज़ तुम्हारी बहन होती या तुम्हारे माँ के साथ कोई ऐसा करता तो तुम्हें कैसा लगता। रुद्र काफ़ी समझदार और भावुक लड़का था। जो बात उसे बचपन से सिखाई गई, उसने उन बातों को गांठ बांध कर रखा था। इसलिए आरती के इतने बुरे व्यवहार के बाद भी ना तो वो आरती को पलट कर कभी कुछ बोला करता, और ना ही कभी भी उसने आरती को छोड़कर अलग होने का सोचा। आरती के ऐसे बुरे व्यवहार के बाद रुद्र किचन के कामों में लग गया। उसने फटाफट खाना बनाया, क्योंकि खाना देर से बनाने पर भी उसे बहुत सारी डांट और गालियां खानी पड़ती थी। रुद्र ने खाना बनाकर तैयार किया। टेबल पर खाना लगाकर वो अपनी पत्नी को बुलाने के लिए गया। वो कमरे में भी काफ़ी डरी हुई थी, और रुद्र ने डर के मारे उससे कुछ नहीं पूछा, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही उसको काफ़ी बातें सुननी पड़ी थी। लेकिन जैसे ही उसने आरती को आवाज़ दिया, आरती तुरंत उस पर चिढ़ने लगी और चिल्लाने लगी। उसने कहा, तुम जानबूझ के ये सारी हरकतें मेरे साथ कर रहे हो। मुझे बहुत अच्छे से पता है ये सारी चीज़ें तुम ही कर रहे हो ताकि मैं पागल हो जाऊं और तुम मेरी सारी प्रॉपर्टी हथिया लो। उस औरत के लिए पैसा, प्रॉपर्टी, इसके आगे दुनिया में कोई और रिश्ता बिल्कुल नहीं था। रुद्र ने उसे काफ़ी प्यार से समझाने की कोशिश की और उसे जैसे तैसे खाने की टेबल पर लेकर आया। खाने की टेबल पर दोनों साथ में खाना तो खा रहे थे, लेकिन रुद्र की तो हिम्मत ही नहीं होती थी कि वो उससे कोई बात करे। और आरती, आज शायद उसका गाली देने का कोटा पूरा हो चुका था, इसलिए वो चुपचाप आज खाना खाकर अपने कमरे में फटाफट चली गई। और जब वो कमरे में गई तो थोड़ी ही देर में उसे काफ़ी गहरी नींद आ गई। लेकिन रुद्र अभी भी किचन के कामों में ही लगा हुआ था, क्योंकि खाना बनाने के बाद उसने किचन की साफ सफाई नहीं की थी। बर्तन भी काफ़ी सारे पड़े हुए थे जिन्हें धोना अभी बाकी था।
रुद्र ने बर्तन धोना, किचन साफ करना, सब काम वो निपटा ही रहा था कि तब तक अचानक आरती के कमरे से बहुत तेज तेज चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। जब वो भागकर आरती के कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि आरती इस तरीके से कर रही है जैसे किसी ने उसका गला पकड़ रखा हो, और जब रुद्र उसके पास गया तो जैसे वो होश में आ गई। उसने तुरंत ही वापस से रुद्र के ऊपर चिल्लाना शुरू किया और उससे कहने लगी, अभी तुम ही मेरा गला दबा रहे थे ना, मुझे पता है तुम ही मेरा गला दबा रहे थे, तुम ही थे यहाँ। वैसे भी तुम्हारे और मेरे अलावा घर में है ही कौन? तुम ये चाहते ही नहीं हो कि मैं अब जिंदा बचूं। मैं जा रही हूँ, मैं जाकर तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन कर दूंगी कि तुम मेरी प्रॉपर्टी हथियाना चाहते हो। और रुद्र के मन में ऐसी कोई भी बात नहीं थी। रुद्र समझाते समझाते अब थक चुका था, इसलिए उसने चुपचाप रहकर सारे इल्ज़ाम सहना ही सही समझा। फिर आरती वापस से जैसे तैसे जब शांत हुई तो उसने फिर से सोने की कोशिश शुरू की। और आज रुद्र इतना डर चुका था कि वो आरती के कमरे में सोना भी नहीं चाहता था। रुद्र चुपचाप दूसरे कमरे में सोने के लिए चला गया। जब रुद्र दूसरे कमरे में सो रहा था तो उसे नींद नहीं आ रही थी। आज उसे काफ़ी अकेला महसूस हो रहा था, क्योंकि वो जब भी ऐसे उदास होता या अकेला महसूस करता तो पहले उसकी माँ थी उसका दुख, उसकी तकलीफ को बांटने के लिए, लेकिन अब तो वो भी छोड़कर जा चुकी थी। अब क्या कर सकते थे? रुद्र अपनी माँ को याद करके बिस्तर में अपना मुंह छुपाकर सुबक सुबक कर रो रहा था। काफ़ी देर तक रोने के बाद रुद्र की भी आंख लग चुकी थी। अचानक रात के करीब 3:30 बजे उसकी नींद फिर से आरती के चीखने और चिल्लाने की वजह से खुली। और जब आरती के कमरे में पहुंचा तो आरती अपने कमरे के एक कोने की दीवार की तरफ मुंह करके खड़ी होकर जोर जोर से चिल्लाए जा रही थी, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ भी नहीं किया है, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। और जब रुद्र उसके पास पहुंचकर उसके कंधों पर हाथ रखता है तो वो वापस से रुद्र के ऊपर भड़क गई और रुद्र को बुरी बुरी बातें सुनाने लगी। उसने कहा, मुझे सब पता है, ये सब तुम्हारी और तुम्हारी माँ की मिली भगत है। तुम दोनों नहीं चाहते कि मैं इस दुनिया में रहूं, या तो मैं पागल हो जाऊं या फिर मैं मर जाऊं। अब रुद्र का पारा 7वें आसमान पर चढ़ चुका था, क्योंकि उसके बारे में बोलना तो फिर भी वो बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन उस माँ के बारे में बोलना जो कि अब इस दुनिया में है ही नहीं, क्यों? तब रुद्र ने अपनी पत्नी पर चिल्लाना शुरू किया। उसने कहा, तुम सच में पागल हो गई हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अगर ऐसी ही हरकतें रही तुम्हारी तो मैं जल्दी ही तुम्हें पागल खाने में भर्ती करवा दूंगा। तुम्हें समझ में भी आ रहा है तुम क्या बोल रही हो और किसके बारे में बोल रही हो? वो जो कि यहाँ है ही नहीं, जिनका अब कोई अस्तित्व नहीं छोड़ा है तुमने। अब उनसे किस बात का बदला निकाल रही हो तुम? शांत हो जाओ, और जो भी चीज़ें कर रही हो मुझे तो सच में लग रहा है कि तुम अब पागल हो गई हो। कोई भी बात न सुनने को तैयार हो, न समझने को तैयार हो। आरती भी चुपचाप खड़ी होकर रुद्र की सारी बातें सुन रही थी, क्योंकि ये बात तो उसे भी पता थी कि वो जैसी बातें कर रही है हर कोई उसे पागल ही कहेगा। अब आरती चुपचाप दुबक कर अपने बिस्तर में जाकर फिर से सोने की कोशिश करने लगी। रुद्र ने जितना चिल्लाना था चिल्ला लिया, लेकिन वो अपनी पत्नी को अकेला नहीं छोड़ सकता था, इसलिए वो वहीं उसके पास बैठकर उसके सर को प्यार से सहलाकर उसे सुलाने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर में उसे नींद आ गई। आरती का काफ़ी समय से वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा था, क्योंकि अब वो मैनेजर थी तो उसे ऑफिस जाने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और रुद्र अक्सर अपने किसी न किसी काम के वजह से बाहर चला ही जाता था। कभी घर के कोई काम होते और कभी
किसी और काम का बहाना बनाकर वो ज़्यादातर घर से दूर रहने की ही कोशिश करता था। ये तो ज़रूरी भी था, क्योंकि घर में वो जितना वक्त रहता उतना वक्त उसे किसी न किसी बात पर ताने सुनने ही पड़ते थे। रुद्र आरती से छुपाकर थोड़े बहुत छोटे मोटे काम भी कर लिया करता था। रुद्र फिटनेस इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छा नाम पहले भी कमा चुका था, लेकिन आरती के ज़िद के वजह से उसने अपना काम छोड़ दिया था। अब वो आरती से छुपाकर कभी कभी फ्रीलांस में लोगों की क्लासेस और लोगों की जो भी ज़रूरतें होती, डाइट प्लान्स वगैरह, फिर किसी भी सप्लीमेंट का कॉम्बिनेशन, किसी भी दवाइयों का कॉम्बिनेशंस, ये सब बताकर रुद्र के पास थोड़े बहुत पैसे तो आ ही जाते थे। और ये सारी चीज़ें वो अपनी पत्नी से हमेशा बिना बताए ही किया करता था। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे, आरती का ये पागलपन बढ़ता जा रहा था। पहले जो उसे काला साया घर में कभी कभी नजर आता, अब तो जैसे वो साया हर वक्त आरती के ही साथ हुआ करता था। उसके उठते बैठते सोते जागते काला साया उसे अब साफ साफ नजर आता था कि वो किसका साया है। वो बार बार आरती को यही धमकी देता और समझाने की कोशिश करता कि अब भी वक्त है, सुधर जाओ, अपना नेचर सुधार लो। लेकिन आरती कहाँ मानने वाली थी। जैसे तैसे उसने कुछ दिन ऐसे ही डर और घबराहट के साथ बिता दिए, क्योंकि आरती इस चीज़ का अंदर ही अंदर कोई उपाय ढूंढ रही थी। आरती ने अपने माँ बाप सबको बताकर किसी न किसी तांत्रिक का जुगाड़ करवाना शुरू किया, और जब एक तांत्रिक मिल गया तो उसने आरती के घर पर आने के लिए मना कर दिया। आरती को अपने पैसे का बहुत घमंड था। आरती ने उसको भी यही बोला, अरे आपको जितने पैसे चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ ना, आप ना क्यों कर रहे हैं, आप घर पर आइए और ये जो भी चीज़ है उसका उपाय कीजिए। इस पर तांत्रिक बाबा बहुत बुरी तरह से भड़क गए, लेकिन आरती की माँ को हर चीज़ बहुत अच्छे से आती थी। वो बल से भी काम लेना जानती थी और छल से भी। तो जब पैसे की चीज़ फेल हो चुकी थी, उन्होंने बाबा के चरण तुरंत पकड़ लिए और अपनी बेटी की जिंदगी की रो रो कर भीख मांगने लगी। ये देखकर तांत्रिक बाबा का मन पिघल गया। वो घर पर आने के लिए तैयार हो गए। जब वो घर पर आए तो उन्होंने प्रवेश करते ही तुरंत एक बात बोली कि ये आत्मा कोई ऐसी वैसी अतृप्त आत्मा नहीं है, ये बहुत ही शुद्ध आत्मा है, और ऐसी आत्मा तेरे घर में क्या कर रही है। ये बात आरती को तो कहीं ना कहीं पता ही थी, लेकिन उसने साफ साफ इनकार कर दिया। फिर बाबा ने अपनी सारी क्रियाविधि शुरू की। जब बाबा ने अपनी क्रियाविधि शुरू की तो बाबा को थोड़ी ही देर में सब कुछ पता चल गया कि ये किसकी आत्मा है, कहाँ से आई है, क्यों आई है, और ये आत्मा क्या चाहती है। बाबा ने तुरंत आरती से पूछा कि क्या हुआ, तेरी सास मर चुकी है क्या? आरती ने कहा, हाँ वो मर चुकी है। फिर बाबा ने पूछा, उसका अंतिम संस्कार और सब कुछ तूने ढंग से नहीं कराया? आरती ने झूठ कह दिया कि उसने सब कुछ बहुत तरीके से करवाया था, पैसे भी काफ़ी खर्च किए थे। फिर बाबा ने कहा, तू झूठ किससे बोल रही है? मुझे सब कुछ पता है, और ये कोई और नहीं, तेरी सास की ही आत्मा है। तूने जीते जी उसे कभी चैन से नहीं जीने दिया, आज भी तू उसके बेटे को भी चैन से नहीं जीने दे रही है। इसलिए उसकी आत्मा यहाँ पर तुझे सुधारने के लिए रुकी हुई है। वो जितनी शुद्ध और पवित्र आत्मा है, इसलिए तू आज तक जिंदा बची हुई है और तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हाँ, लेकिन अगर तू अब उसकी बात नहीं मानेगी तो वो तुझे नुकसान भी पहुंचाएगी, क्योंकि तेरा घमंड और अकड़ तो कम हो ही नहीं रहा है। ये सारी बातें सुनकर अब आरती की माँ और आरती पूरी तरह से डर चुके थे। वो दोनों अब बाबा से
भीख मांगने लगे कि बाबा कुछ भी कीजिए, लेकिन हमें इस आत्मा से मुक्ति दिलाइए। बाबा ने कहा, इस आत्मा से मुक्ति दिलाना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि इस आत्मा को मैं वश में नहीं कर सकता। ये मैंने तुझे पहले ही बताया कि ये बहुत शुद्ध और पवित्र आत्मा है, इसलिए तुझे ही अब खुद के चरित्र को सुधारना पड़ेगा। तू अगर ऐसा नहीं करेगी, उसके बेटे को तकलीफ देना बंद नहीं करेगी, तो ये अब तुझे नुकसान भी पहुंचाएगी और हो सकता है कि अपने साथ लेकर चली भी जाए। ये सारी चीज़ें आरती को कहीं ना कहीं पहले से ही पता थी, लेकिन वो अपने नेचर से मजबूर थी। वो खुद को सुधार ही नहीं सकती थी। लेकिन अब डर उसे इतना ज़्यादा लगने लगा था कि उसे कुछ न कुछ उपाय तो निकालना ही था, क्योंकि बाबा का उपाय तो अब फेल होता दिखाई दे रहा था। आरती की माँ भी बिल्कुल आरती की ही तरह एक साजिश करने वाली औरत थी, जिसने आरती को दिमाग देना शुरू किया। क्योंकि पहले भी जब रुद्र की माँ आरती के साथ रहा करती थी, तब भी सारा दिमाग आरती की माँ ही देती थी कि वो किस तरीके से और कैसे अपनी सास को तंग करे, परेशान करे। लेकिन माँ भी काफ़ी अच्छे नेचर की थी, इसलिए वो सारी चीज़ें चुपचाप बर्दाश्त करती थी। वो हमेशा रुद्र की नज़रों में अच्छी बनी रहने के लिए रुद्र को कभी भी ये जाहिर नहीं होने देती थी कि वो उसकी माँ के साथ कैसा व्यवहार करती है। जब रुद्र घर के बाहर चला जाया करता था, तब वो सारी बुरी हरकतें अपनी सास के साथ किया करती थी और सास के सामने ही अपने पति को बहुत गंदे से, जैसे कि वो अभी उनको बेइज्जत करती है, वैसे ही पहले भी किया करती थी। ये बातें रुद्र की माँ को कभी पसंद नहीं आती थी, लेकिन वो ये भी अपने बेटे को नहीं सिखा सकती थी कि तुम ऐसी पत्नी को छोड़ दो। इसलिए वो हमेशा दोनों में सुख शांति बनाए रखने के लिए ही कोशिश करती थी। और यही कोशिश करते करते और आरती के सारे दुखों और तकलीफ़ों को झेलते झेलते, बातें सोचते सोचते एक दिन उनको हार्ट अटैक आया और वो चल बसी। क्योंकि आरती की हरकतें ऐसी थी ही कि कोई भी सॉफ्ट दिल का इंसान इन चीज़ों से घबराकर शायद मौत तक पहुंच ही जाता। क्या पता, शायद रुद्र के भी ज़िंदगी में ये समय जल्दी ही आने वाला था। इस वजह से माँ वापस से अपने बेटे की रक्षा करने के लिए आ गई थी। अब आरती को ये बात समझ में आ चुकी थी कि चाहे जो भी हो जाए, अब उसे कोई भी इस आत्मा से नहीं बचा सकता। इसलिए आरती ने अब जब भी उसे उसकी सास नज़र आती, तो उनके सामने हाथ जोड़कर अपने सारे किए की माफ़ी मांगती और यही बोलती, माँ मुझे थोड़ा वक्त और दीजिए, मैं सुधर जाऊंगी, मैं कुछ भी गलत नहीं करूंगी, आपको जैसी बहू चाहिए थी मैं वैसी ही बहू बनूंगी, मैं मेरा पूरा स्वभाव बदल दूंगी, मैं उनकी बेइज्जती कभी किसी के सामने नहीं करूंगी, माँ प्लीज़ मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। माँ का मन चाहे मरने के बाद हो या मरने से पहले, माँ का मन ही होता है, जिसको आप प्यार से चाहे जो करवा लो। यहाँ रुद्र की माँ के साथ भी ऐसा ही था। उन्हें कहीं ना कहीं आरती की बातों में अब सच्चाई नज़र आने लगी, क्योंकि धीरे धीरे आरती के अंदर बदलाव दिखने लगे थे। वो अब रुद्र से लड़ाई झगड़ा नहीं करती थी, रुद्र की बेइज्जती भी नहीं किया करती थी। ये बातें रुद्र को भी काफ़ी अच्छी लग रही थी। वो अब काफ़ी खुश रहने लगा था। धीरे धीरे रुद्र और आरती के बीच की सारी परेशानियाँ खत्म सी होने लगी थी। ये सारी चीज़ें देखकर अब रुद्र की माँ की आत्मा को शायद शांति मिलने लगी थी। इसलिए मुश्किल से 3 महीने बीतने के बाद ही आरती को अब उसके घर में कभी भी एहसास नहीं होता था कि रुद्र की माँ भी वहाँ पर है। कुछ दिन तो जैसे तैसे ऐसे ही निकल गए, लेकिन
मुश्किल से 6 महीने ही निकले होंगे। एक बात आप भी हमेशा याद रखिए, जिसका नेचर जो भी होता है वो कभी अपने नेचर को पूरी तरह से नहीं बदल सकता। और आरती की प्रजाति तो सांपों की थी, जो कि सिर्फ अपनी केंचुली बदल सकते हैं, कभी भी अपना असली रूप और अपने अंदर के विष को नहीं निकाल सकते। आरती ने फिर से वही हरकतें धीरे धीरे शुरू कर दी और रुद्र फिर से परेशान होने लगा। कुछ दिनों की अच्छी ज़िंदगी जीने के बाद अब रुद्र को ये चीज़ें ज़रूरत से ज़्यादा तकलीफ़ देने लगी। एक दिन सच में रुद्र को एक माइनर हार्ट अटैक आ गया। रुद्र हॉस्पिटल में था, उसका इलाज चल रहा था। इधर आरती को घर में फिर से रुद्र की माँ की आत्मा दिखने लगी और इस बार वो काफ़ी रौद्र रूप में थी। उन्होंने आरती को बदलने का हर संभव मौका दिया, लेकिन आरती ने वो सारे मौके खो दिए। उसने जो और जितना बुरा उनके साथ और उनके बेटे के साथ किया था, अब इस बार आरती को माफ़ करना मतलब सांप को दूध पिलाने वाली बात हो जाती। ये गलती अब रुद्र की माँ नहीं करना चाहती थी। उन्होंने आरती को इतना परेशान किया, इतना ज़्यादा, रात भर में ही उसे परेशान कर दिया था कि अब आरती की हरकतें सुबह तक पागलों वाली हो चुकी थी। आरती को फाइनली 1 हफ्ते के बाद इलाज के लिए मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया और रुद्र की माँ ने वहाँ पर भी आरती का पीछा नहीं छोड़ा, क्योंकि ये वही लड़की थी जिसके वजह से रुद्र की माँ मर चुकी थी और रुद्र हॉस्पिटल में अपनी अंतिम सांसें ले रहा था। वो तो रुद्र की किस्मत अच्छी थी कि रुद्र बच गया था। अब आरती पागल खाने में रुद्र की माँ के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिता रही है। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को शेयर करें, ताकि हमारा ये छोटा सा परिवार जल्दी से जल्दी एक बड़ा परिवार बन सके। और अगर आप हमारे इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच मेरे उन सारे दोस्तों को जो हमेशा टाइम पर मुझे अपना कमेंट भेजकर अप्रिशिएट करते रहते हैं। आप सब से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप सब हमेशा अपना प्यार और सपोर्ट मेरे साथ ऐसे ही बनाए रखें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। कल वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो कल तक के लिए नमस्कार।